नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 16 आने सच में। इंदौर में इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने बताया कि कार से घर तक फैली आग अंदर रखी गैस सिलेंडरों तक पहुंच गई, जिससे जोरदार धमाका हो गया। धमाके से मकान का एक हिस्सा रह गया। घर में लगे डिजिटल लॉक खुल नहीं पाए और इसकी वजह से अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जानकारी मिलते ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मौके पर पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है। और इस साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर से इसके लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनाकर जांच के आदेश दी जाएगी। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है। दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी। मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यह आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए। क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अब नई गाड़ी खरीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई खरीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ है, सब सेफ है, सब सेफ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी, इसको जरूर हम पता लगाएंगे। ये बहुत दुखद घटना हुई है और ये ईवी चार्जिंग पॉइंट से आग लगी और पूरे घर में फैली, जिससे दुखद हादसा हुआ है। 7 लोग की दुखद मृत्यु की पुष्टि हुई है अभी। और अभी भी हमारी एसडीआरएफ की टीम, फायर की टीम देख रही है कि इसमें जो पड़ोसी की जो बिल्डिंग है वहाँ पर स्थिति ठीक रहे और मतलब कोई किसी तरह की न रहे। टीम एमपीवी की टीम आके निरंतर ये जांच भी कर रही है कि इससे दूसरा और कोई आसपास की बिल्डिंग में कोई प्रतिकूल स्थिति न बने। चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर को कंट्रोल करने का, आगे उसको जो भी चीज़ें थी उसको थॉरली एग्जामिन करने का। तो ये प्रोसेस अभी लगभग कंप्लीट हो गया। फॉरेंसिक टीम ने देख लिया। एक रिमेन्स कुछ मिले हैं, उनका परीक्षण डॉक्टर्स करेंगे, वो क्या उसके आधार पर उसको वहाँ पे हॉस्पिटल भेजा गया है। जैसा हमने कहा था कि 7 लोगों की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली जिनको नहीं बचाया जा सका पूरे ऑपरेशन के दौरान, और परिवार में जो अन्य लोग थे जो उस समय बाहर निकल के आ गए थे वो हैं सुरक्षित हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित खर इंदौर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, यह हादसा कितने बजे की बताई जा रही है और इस हादसे को लेकर क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आई है? ये हादसा सुबह 4 बजे का बताया जा रहा है। जो सुबह 4 बजे है, ये जो घटना है वो सुबह 4 बजे की है। उसमें जांच में यही निकल के सामने आ रहा है कि जो ईवी का चार्जिंग पॉइंट था, जो गाड़ी चार्ज हो रही थी, उससे ही शॉर्ट सर्किट हुआ है जी। और इसमें मृतकों की कितनी संख्या है, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? इसमें अभी 3 लोग घायल बता रहे हैं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें अभी 3 लोग घायल हैं। ये हादसा कैसे हुआ? चूंकि ईवी का जमाना है, हर कोई इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज कर रहा है और ऐसे में इस तरह के अगर हादसे होते हैं तो ये बड़ा जांच का विषय है।
बिल्कुल बिल्कुल नैना, मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक और जो है वो हर आदमी ईवी की तरफ जा रहा है, और दूसरी ओर ईवी से ही इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। चलिए अंकित, ठीक है, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के पालम इलाके में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगी, जो आग तेजी से देखते ही देखते ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। जिस वक्त मकान में आग लगी तब दुकान के अंदर कुल 18 लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोगों ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। वहीं पालम हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के पालम में आग लगने की घटना दुखद है। मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम फंड से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसी के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख देने का ऐलान किया है। और हमारी सहयोगी आंचल यादव ने इस घटना को लेकर जायजा लिया है। क्या कुछ है आपको दिखाते हैं। दिल्ली के पालम इलाके में जिस तरह से बिल्डिंग में काफ़ी तेज़ी से आग लगी थी, उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और जैसे कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो लगातार पहुंची। 7 से 8 गाड़ियां थी। क्या आग बुझा ली गई अभी? नहीं मैडम, बुझ चुकी आग तो। हाँ। तो क्या आसपास की जितनी भी बिल्डिंग थी वो क्षतिग्रस्त हुई है? नहीं, आसपास की बिल्डिंग थी, ठीक है। सही है, आसपास की बिल्डिंग कि वहाँ इंचार्ज है, उनसे बात कर लो आप आगे सीन। लेकिन ये है कि आग बुझ चुकी है। हाँ, ये कह रहे हैं कि आग जो है बुझ चुकी है। और फिलहाल देखिए, आपको दिखाती चलूँ कि ये जो इलाका है ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्योंकि देखिए पूरा मार्केट है। वो भी मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये पूरा का पूरा आपको कह सकते हैं कि जो मार्केट होता है उस तरीके का एरिया नज़र आ रहा होगा। तमाम दुकानें हैं और जैसे कि ये लिखा हुआ भी है मेन राम चौक मार्केट, और ये सैद नगर है, पालम कॉलोनी, ये आप एड्रेस भी देख पा रहे होंगे। और देखिए अभी भी लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बनी हुई है। और फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियाँ थी वो आपने देखी। और इस इलाके में देखिए सामने वो देख रहे होंगे कि बैरिकेडिंग लगे हुए हैं और लगातार जो देखिए इस तरह की अग्निशमन की आग बुझाने वाली जो गाड़ियां हैं वो लोकेशन पे लगातार पहुंच रही हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आग लगी है इसमें कई लोगों की जो जानें हैं वो चली गई हैं और लोगों की भारी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और देखिए ये सामने हम आपको सब बिल्डिंग पर ले आए हैं, जिस बिल्डिंग में देखिए ये आग लगी थी। और जैसे कि बताया जा रहा है कि जो आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और जिसमें देखिए आग लगने की वजह से 9 लोगों की मौत हुई थी। और देखिए ये सामने बिल्डिंग आप देख रहे होंगे किस तरीके से, देखिए सामने इस बिल्डिंग में अभी भी धुआं जो है उठता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और पब्लिक को रोकने के लिए बैरिकेडिंग जो है वो लगाया हुआ है और देखिए अभी भी धुआं उठ रहा है। और सामने देखिए आपको इसमें कई जो कह सकते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा किसी भी बिल्डिंग को बना देते, तो इस बिल्डिंग में कई शॉप्स थी और अभी भी देखिए धुआं उठता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और इस पूरी बिल्डिंग के हम अगर रहने वालों की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में जो रह रहे लोग थे उनमें से कम 9 लोगों की जो है वो दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें से मरने वालों में से 3 बच्चे भी शामिल हैं। आग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि इस आग को बुझाने के लिए तकरीबन 30 दमकल की गाड़ियां जो है बुलानी पड़ी और बिल्डिंग में कुल 10 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला, जिसमें देखिए जो घायल थे देखिए अभी भी 10 से ज़्यादा संख्या बताई जा रही है रेस्क्यू करने वाले लोगों की। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो 2 से 3 लोग जो थे वो घायल थे, तो यानी कि स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर थी। हालांकि देखिए जो कुछ और लोग थे, बिल्डिंग के मालिक की भी बात करें या और अन्य लोग, वो गोवा गए हुए थे और हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी पैनिक बने हुए हैं। आप चारों तरफ देखें कि पूरी बिल्डिंग वाले एरिया को जो है वो सीज़ कर रखा है, एक तरीके से बैरिकेडिंग भी लगा रखे हैं जिससे
और ज़्यादा हताहत के आसपास में देखिए वो जो पास वाला घर है उसमें ज़रा थोड़ा सा देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो बिल्डिंग है वो काली हुई है और इसके अलावा बाकी जी आग काफ़ी भयंकर लगी हुई है इसके अंदर। सुबह 6:30 बजे से लगी हुई है। काफ़ी लोगों की इंजरी भी हो चुकी है। कितने लोगों को निकाला जा चुका है? काफ़ी लोगों को, वैसे तो इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि डेड भी हो चुके हैं। कुछ लोग परिवार जो एक साथ रहते थे, 22 लोग रहते थे इसके अंदर, वो कहीं घूमने के लिए गए, वो तो बच गए। और जो इसके हाथ है अंदर वो थोड़ा सा उनको साथ वाले परिवार कहाँ रहते थे? नीचे रहते थे या ऊपर कहीं? ऊपर रहते थे, क्योंकि इसमें नीचे तो केमिकल के जो कॉस्मेटिक का सामान है वो बताया जा रहा है। और ऊपर और फ्लोर में ऊपर जो सेकंड और थर्ड वहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ काफ़ी लोग, मतलब 2 परिवार 3-4 परिवार लोग यहाँ पे रहते थे। मरने वालों में बच्चे भी शामिल है बताया जा रहा है? हाँ, एक 6 साल का बच्चा भी बता रहे हैं। उनको रेस्क्यू कर लिया गया है? इसको कर लिया गया उन लोग। अभी कोई बिल्डिंग में मौजूद तो नहीं है? अभी तो देखो अंदर कोई लोग गए हुए हैं, बता रहे हैं कि अंदर कोई है कि नहीं है। ऊपर कुछ लोगों को देखा गया था छत पे, तो दीवार तोड़ के भी वहाँ से देखा गया कि भाई इनको निकाला जाए, लेकिन काफ़ी धुआं था इसलिए उनको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन हमारी रेस्क्यू टीम यहाँ पे लगी हुई है उसको ढूंढने के लिए। 9 लोगों की मौत हुई है? हाँ, 9 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए अभी भी जो आप लोगों को कब पता लगा था कि आग लगी है? मैम ये गांव के ही बंदे थे, वहाँ पे है ना, उन्होंने बताया भाई आग लग गई, हमारी फैमिली ख़त्म हो गई। शॉर्ट सर्किट बता रहा है। और हम आज से नहीं, हम तो गांव के तो थे ही थे और इतने साल पुराने कस्टमर हैं हम। तो इन लोगों मतलब सुनते ही हम लोग आए कि मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये तो गाड़ियाँ कितने बजे आई? इतना खैर अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अभी हम सीधा गांव से ही आ रहे हैं, उनकी फैमिली से मिलकर ही आ रहे हैं सब। उधर भी सब यही सब हो रहा है कि मतलब सब रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब होना तो आगे रहने वाले पालम गाँव जी। यहाँ पर रेंट पे रहते थे? नहीं, सब अपना है उनका, सब कुछ अपना ही था। ये एक ही फैमिली थी पूरी? जी, इधर पूरी फैमिली थी उनकी। तो कितने लोग बाहर गए हुए थे? ज़्यादा तो नहीं, जो इनके चाचा वगैरह थे वो तो अपने गांव में ही है सब, लेकिन जो खबर मिली है एकदम से तो। और एक लड़की गई हुई है, एक लड़की और एक पापा, वो आगे एयरपोर्ट पे आने वाले, बस पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे आने वाले हैं। अरे भैया ये बहुत गरीब आदमी थे, 40 साल पहले बड़ी मुश्किल से बनाया था इसने, ये बहुत मुश्किल से बनाया था भाई। बहुत अच्छा आदमी था, सबसे मिलनसार आदमी है, सबसे। मालिक थे मेन, जो मुखिया थे इस परिवार के, हुए हैं और गए हुए। तो इसमें मरने वालों में कौन कौन है उनके परिवार से? आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकती इस बात को। अब सुनने में तो आ रहा है कि उनका बेटा भी शायद गया है, ये भी बोल रहे हैं। रेंट पे भी देके रखते थे? हाँ हाँ बिल्कुल, कह रहे हैं कि उनका अभी बेटा भी सुनने में आ रहा है अभी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि उनका बेटा भी गया। नहीं जाए तो देखो बहुत अच्छी बात है, परिवार पूरा टूट जाएगा जी। लेकिन ये है कि जो भी हुआ ये बहुत शिमला की तरफ, लेकिन ये बहुत है, और ये इधर गए हुए हैं गोवा की तरफ घूमने के लिए। हाँ, बेटा नहीं, कोई लड़की बाहर गई है, उसको छोड़ने गए हैं। हाँ, बताइए कि अभी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी कितने बजे तक आई? ये तो मेरे ख्याल से जब भी आ गई थी, इसके आधे घंटे लेट आई थी, पर ये आ गई सुबह 7 बजे। 6:10 का समय बताया जा रहा आग लगने का। लेट आई है मैम, थोड़ा। कहाँ रहती है मैम? हाँ, हमारी भी यही दुकान है मैम, हम भी मार्केट के ही सदस्य हैं मैम। कितने बजे पता लगी थी आग लगने? तो यहाँ दुकान हम वहाँ रहते, थोड़ा दूर रहते हैं, हमें 10:30 बजे ही पता चला। हम तो यहाँ 10:30 आए, यहाँ आके पता चला कि सुबह लगी है आग 6:10 पे, और गाड़ी आधा घंटा लेट आई है। हाँ मैम, और जो किसी ने, स्थानीय लोगों ने आग नहीं बुझाई? मैम कोशिश करी है मैम, लेकिन बहुत भयंकर आग थी मैम। कहाँ काबू आ रही थी मैम? नहीं आ रही थी मैम, कोई एग्जिट डोर भी नहीं था मैम, कोई सेफ्टी नहीं हो पाई मैम निकलने की। देखिए यहाँ देख रहे होंगे कि देखिए आप नहीं, मैं मानती रो रोकर परिजनों का बुरा हाल है। दीदी दुख की घड़ी है, बहुत भयंकर। कौन कौन? बस आंटी, कोई बात नहीं। ये भांजी है। संभालो, बेटी भांजी है इनकी, जो परिवार यहाँ रहता था उनकी भांजी है ये। परिवार से कौन कौन इसमें था? अभी कोई कुछ नहीं बता पाएंगे, ये बताने की स्थिति में नहीं है। हालांकि देखिए जो परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, आप एक बार तस्वीरें दिखाइए कि वो रो रो कर उनका बुरा हाल है, क्योंकि आग बुझाते बुझाते, क्योंकि एक दोपहर हो चुकी और उसके बावजूद भी, हालांकि अभी ये क्लियर नहीं पता लग पाया है। जैसे कि जानकारी ज़रूर थोड़ी बहुत मिल रही है कि एसी की वजह से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लगी थी। पता लग पाए कि मेन कारण क्या था आग लगने का?
शॉर्ट सर्किट ही बता रहे हैं। किस चीज़ में हुआ था? वो बिजली के बोर्ड में बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट, सुबह के टाइम पे यही बता रहे हैं। हाँ, क्या बताया जा रहा है कि एसी की वजह से एक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। हालांकि देखिए अभी वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शॉर्ट सर्किट ही वजह बताई जा रही है। और कई 9 लोगों की देखिए दर्दनाक मौत हो चुकी है। कुछ लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोग बाहर गए हुए थे परिवार के, कोई गोवा गया था, कोई दूसरी जगह गया था, वो लोग बच चुके हैं, लेकिन स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और जैसे कि तस्वीरों आप देख भी रहे होंगे, लगातार फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो बिल्डिंग के जो हालात हैं उनको सामान्य करने में लगी हुई हैं। लेकिन इस तरह की जब भी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं देखिए इसकी वजह से जन हानि, माल हानि दोनों होती है। और फिलहाल देखिए स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो अग्निशमन विभाग कर रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली, पालम। राजधानी पालम के इलाके में एक बिल्डिंग के अंदर जो है काफ़ी तेज़ आग लगी थी, जिसके बाद से देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी था। और जैसे कि आपको दिखा दें तस्वीरों में कि जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं वो अभी भी मौके पर मौजूद हैं। और संख्या में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से देखिए 6 गाड़ियाँ लगातार जो हैं अभी भी मौके पर मौजूद हैं। और जैसा कि देखिए जो आग बुझाने का काम था वो अग्निशमन विभाग ने किया है, लेकिन जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है उसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर जामनगर नेशनल हाईवे 68 पर एथेनॉल से भरा टैंकर पलटने से भीषण आग लग गई, जिसके बाद सड़क पर 200 मीटर तक आग की लपटें फैल गई। हादसे में टैंकर का ड्राइवर जिंदा जल गया, जबकि उसके साथ बैठे भाई ने वक्त रहते ही ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया गया कि टैंकर बाड़मेर से गुजरात की तरफ जा रहा था, जिस दौरान सिमवाड़ा ओवरब्रिज पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया और करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर के भाई ने कूदकर अपनी जान बचाई। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने जहर खा लिया है। वही हालात बिगड़ने पर साथी छात्राओं ने तुरंत हॉस्टल वार्डन को जानकारी दी, जिसके बाद छात्रा को अफरा तफरी में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि 24 साल की छात्रा महोबा की रहने वाली है और वो यूनिवर्सिटी कैंपस के पीजी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। मंगलवार दोपहर उसने अपनी रूममेट के साथ खाना खाया था, फिर कमरे में चली गई और चूहे मारने की दवा खा लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेड पर गिर पड़ी। छात्रा की रूममेट ने उसे बेहोश देखकर शोर मचाया, जिसके बाद अन्य छात्राएं और हॉस्टल स्टाफ मौके पर पहुंचे। आनन फानन में छात्रा को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वही विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वही देश भर में कल से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्रि। जबलपुर में मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। हिंदू सेवा संगठन की प्रशासन को आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ बंद हो, हिंदू संगठन की तरफ से ये कहा गया है। मांस मछली की बिक्री पर संगठन एक्शन लेगा। बड़ी खबर इस वक्त की। दरअसल एमपी के जबलपुर में चैत्र नवरात्रि को लेकर हिंदू सेवा संगठन ने मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर बिक्री पर रोक नहीं लगी तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ बंद की जाए। बड़ी खबर इस वक्त की। देश भर में कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस बीच जबलपुर से खबर है जहां मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। चैत्र नवरात्रि को देखते हुए हिंदू संगठन की तरफ से प्रशासन से मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर बिक्री को लेकर जिस तरह से मांग की गई इस पर रोक नहीं लगी तो वो आगे आंदोलन करेंगे।
हिंदू संगठन की तरफ से भी कहा गया है कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं की जाए। मांस मछली की बिक्री पर संगठन ने इसकी बैन की मांग की है। देश भर में कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। उसको लेकर हिंदू सेवा संगठन ने प्रशासन से बड़ी मांग की है। मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। जबलपुर में मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं एमपी के जबलपुर में नोटों की गड्डी में कागज भरकर बुजुर्ग को ठगने का एक मामला सामने आया है। दरअसल मंगलवार को बैंक से 98,000 रुपए लेकर बाहर निकलते ही 64 साल के बुजुर्ग गुरुदत्त केवट को दो युवकों ने बड़ी ही चालाकी से रुपए लेकर कागज के टुकड़े थमा दिए और मौके से गायब हो गए। ठगों की चालाकी से अनजान बुजुर्ग जब घर पहुंचे तो देखा कि सिर्फ एक नोट ऊपर और एक नोट नीचे का असली था, बाकी सारे कागज टुकड़े। और इसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत आधारताल पुलिस में की। वही जांच के दौरान पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले जिसमें ठग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पीड़ित शिवा केवट ने बताया कि उनके पिता बैंक से पैसे निकालने गए हुए थे, जहां उन्हें अनजान दो युवक मिले जिन्होंने किसी बहाने से शिवा केवट के पिता से 98,000 की असली गड्डी लेते हुए कागज की नकली गड्डी उन्हें थमा दी। वही ठगों ने इस दौरान बड़ी होशियारी से कागज के बिंडल में ऊपर और नीचे 500 का असली नोट लगा दिया था ताकि पीड़ित को ऊपर से बिंडल असली 500 रुपए का लगे और असली नोटों की गड्डी लेकर दोनों मौके से फरार हो गए। फिलहाल जांच जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बुजुर्ग से 98,000 की ठगी का ये मामला सामने आया है और आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस से पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। दरअसल कागज की गड्डी पर ऊपर और नीचे असली नोट रखे थे 500 के, बाकी बीच में कागज के टुकड़े, और उसको लेकर अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बैंक की कहानी है। ये 98,000 रुपये हमारे पापा जी ने निकाले बैंक से। दो लड़के अफगान आए और जो कागज का बिंडल और 500 का नोट देकर चेंज करके पैसे 98,000 रुपये पापा जी से लेकर चले गए। जो अपने पैसे निकालने के लिए बैंक गए हुए थे, तो बैंक में निकालते समय उनकी दो अज्ञात लोगों ने मदद करने के बाद उनके पैसे भी निकलवाए। तो जब बाहर लेके आए तो उनको ऐसी बातों में ले रखा और धोखाधड़ी करके उनसे हेरा फेरी में उनके नोट बदल दिए गए। उनके नोटों में कागज़ के नोटों की गड्डी थमा दी गई और फिर उसको लेके वो फरार हो गए। इसके लगभग 98,000 रुपये की शिकायत करता आधारताल छात्र 6 के रहने वाले, इसमें हम लोगों ने अभी डिटेक्ट किया है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। संकट को लेकर समाजवादी पार्टी ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने मिट्टी का चूल्हा जलाकर रोटी बनाई और फिर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति की समस्याओं से और गैस बुक करने की लंबी लंबी लाइन में लगकर आम जनता परेशान है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सरकार पूर्ण रूप से अपने काम को भूल चुकी है और विफल हो चुकी है। उसी संबंध में आज हमें ज्ञापन, हमने तभी 3 दिन पहले भी ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था और हमने अवगत कराया था कि साहब गैस की बेहद किल्लत चल रही है। उधर रमजान का महीना चल रहा है, ईद सर पर है, उधर हमारे नवरात्रे कल से शुरू होने जा रहे हैं, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के कामों पर कोई जुम्मे नहीं रह रही है। आज इसी क्रम में हम लोग यहाँ चूल्हा लेके यहाँ पहुँचे। तमाम घरेलू महिलाएँ गढ़ से भी, हापुड़ से भी, धौलाना से भी यहाँ उपस्थित हुई हैं और सबों ने अपनी अपनी समस्या बताई है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के आजमगढ़ में ईरान युद्ध की वजह से एलपीजी संकट जैसी आपदा में भी जमाखोर अवसर तलाश रहे हैं। जहां आजमगढ़ में एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अनियमितताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र में स्थित
तौहीद इंडियन गैस एजेंसी पर छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। गोदाम में 666 सिलेंडर मिले, जबकि एजेंसी मालिक 10 मार्च से ही स्टॉक खत्म बता रहा था। छापेमारी के दौरान एजेंसी के गोदाम से कुल 666 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। जांच में गोदाम के रिकॉर्ड, ऑनलाइन डेटा और मौके पर उपलब्ध स्टॉक के बीच भारी अंतर पाया गया है। वहीं एजेंसी संचालक तौहीद और शबाना पर कालाबाजारी और अनियमितताओं के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार 10 मार्च से ही इस एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद कर दी गई थी, जिसके बावजूद गोदाम में इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर भरे पड़े थे। यह स्पष्ट संकेत है कि सिलेंडरों को बाजार में ऊंची कीमत पर बेचने के लिए जानबूझकर इन्हें रोक कर रखा गया था। और जिस तरह से एलपीजी गैस की किल्लत है देश भर में, उसको लेकर ये जो जमाखोर है ये लगातार कालाबाजारी कर रहे हैं और इससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। इस बीच ये खबर आजमगढ़ से सामने आई है, जहां गैस एजेंसी पर छापेमारी के दौरान 666 सिलेंडर बरामद किया गया है और ये वही संचालक एजेंसी के जो लोगों को परेशान कर रहे थे और ये बार बार लोगों से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि 10 मार्च से ही स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन जब छापेमारी की गई तो 666 सिलेंडर बरामद किया गया है। जिला प्रशासन की तहरीर पे जो गैस सिलेंडर हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग के संदर्भ में एक तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर की जांच करके उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई प्रचलित है। सर, गैस को लेके बड़ा किल्लत को लेके बड़ा पैनिक फैलाया जा रहा है। आप लोगों ने कल निरीक्षण किया था डीएम साहब के साथ। सर, क्या संदेश रहेगा गैस एजेंसी संचालकों के लिए और जो उपभोक्ता हैं उनके लिए? देखिए, इस संबंध में वैसे जिलाधिकारी महोदय बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो हमने भ्रमण किया था और आप स्वयं भी देख रहे हैं, किसी तरह की कोई किल्लत या कोई उस तरह की समस्या सप्लाई को लेके आजमगढ़ जनपद में किसी तरह की ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मानव श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता आजमगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं मानव का। मानव, देश भर में जिस तरह से गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कालाबाजारी का ये मामला सामने आया है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? जी, आपको बिल्कुल बता देंगे, जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है, जहां लोग लंबी तादाद में सिलेंडर की लाइन लगाए हुए हैं, उसी प्रकार आजमगढ़ बता दें आपको जिस प्रकार से कालाबाजारी का एक नया सामने आया, जहां पर जिला प्रशासन की कार्रवाई पे आजमगढ़ बिलेरगंज थाना अंतर्गत एक गैस एजेंसी पे के संचालक की कार्रवाई की गई, जहां पे 666 सिलेंडर की बरामद किया गया है, जो कि भारी मात्रा में, जिसके बावजूद भी सिलेंडर की जब क्राइसिस चल रही थी, इनको बताया जा रहा था कि ये अपने ऊंचे दाम पे बढ़ाने के बेचने की बात कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने इसको कड़ी कार्रवाई की है और आगे जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि लगातार कालाबाजारी जारी है, लोग परेशान हैं गैस सिलेंडर को लेकर, लेकिन ये जो एजेंसी के संचालक हैं ये लोगों को मना कर रहे हैं कि उनके पास स्टॉक ही नहीं है। और ये खबर सामने आ रही है कि छापेमारी के बाद 666 गैस सिलेंडर बरामद किया गया है। इन कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार बता दें घर घर की यूज सिलेंडर होती है, लेकिन सिलेंडर क्राइसिस आपदा जिस प्रकार बीच में आई हुई है और सिलेंडर संचालकों ने अपना एक गैंग बनाया, जिस प्रकार से कहते हैं कि अपना एक संचालक बनाया कि किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जाए। लेकिन अगर आपदा में भी ऐसी स्थिति में अगर संचालक इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। जिस प्रकार से प्रशासन टाइट होता है, जिसके बाद कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद कार्य गैस एजेंसी संचालक और उनके स्टाफ के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है और आगे जितने लोग भी संचालक शामिल होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की है। फिलहाल आजमगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से एक साफ मैसेज दिया गया है कि लोग अफवाह में मत आए, अपने पासबुक से जाके खुद गैस की उपलब्धि लें और जाके घर घर में अपना इस्तेमाल करें, अफवाहों से दूर रहें। जिस तरह से प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अफवाहों से दूर रहें, ये अफवाह है, देश भर में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मिडिल क्लास या फिर गरीब लोगों की अगर हम बात करें तो लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आखिर इन्हें गैस सिलेंडर क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी, सबसे बड़ी बात है कि आम नागरिक जो सबसे जागरूकता में रहनी चाहिए। जिस प्रकार से जागरूक रहेंगे, अगर लोग जिस प्रकार से न्यूज चल रही है, चाहे हर चीज में अपडेट रहेंगे तो खुद ही अपने आप में एक रहता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रशासन खुद अपने आप एक मैसेज चौराहे तिराहे पे लगा चुका है कि यहाँ पर कि अफवाह से दूर रहें। इसको भी जनता को देखना चाहिए जिस प्रकार से, और इसमें काला बाजारी करने वाले माफिया टाइप के लोग हैं, इसमें बीच में ना आए और प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है।
चलिए ठीक है, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश भर में बढ़ते एलपीजी संकट के बीच न्यूज इंडिया ने बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल से खास बातचीत की। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि पूरी दुनिया में खाड़ी देशों में युद्ध के बीच मोदी सरकार ने जनता को भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। सुनिए। बड़ा राजस्थान से सांसद दामोदर अग्रवाल साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, पार्लियामेंट का जो दूसरा चरण चल रहा है बजट सत्र का, उसमें लगातार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध कर रहा है और एलपीजी एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है विपक्ष की तरफ से भी, जिसको लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। पूरी दुनिया गल्फ कंट्रीज के वार से चिंतित है। हार्मुज बंद है, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने जनता को भरोसा दिलाया है कि $130 प्रति बैरल जब तक क्रूड नहीं होगा तब तक पेट्रोल डीजल की कीमत में 1 पैसे का इजाफा नहीं होगा। इस वैश्विक संकट के समय इस प्रकार का आश्वासन बहुत बड़ी बात है। रही बात एलपीजी की, सरकार ने साफ कहा कि एलपीजी की कोई कमी घरेलू उपभोक्ता के लिए नहीं होगी और एलपीजी का सिलेंडर घर पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस, इंडिया अलायंस, टीएमसी और सपा के नेता अपने कार्यकर्ताओं को गैस की दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े होकर फोटो खिंचवा के माहौल खड़ा कर रहे हैं, सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, अराजकता क्रिएट कर रहे हैं, जबकि सरकार, राज्य सरकारें अपने उपभोक्ताओं को गैस समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और पहुंचा रही है। मुझे आप एक व्यक्ति बताओ जिसकी बुकिंग के बाद उसको तय समय में सिलेंडर नहीं मिला। लेकिन सर, एक सवाल जरूर है जो कि जनता से जुड़ा हुआ है। इसको अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें कि कई लोग ऐसे हैं जो कि कालाबाजारी इसमें कर रहे हैं, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। हमने देखा कि लोगों की बुक्स में जो गैस बुक होती है, सिलेंडर की डेट लिखी है, सिलेंडर जो है वो किसी को दे भी दिया गया और जबकि उस उपभोक्ता को सिलेंडर नहीं मिला है। कालाबाजारी के लिए सरकार क्या कदम और स्ट्रॉन्ग उठाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो लगातार कार्रवाई इस पे हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गैस एजेंसी तक ट्रक नहीं पहुंच रहे हैं, वो सिलेंडर जहां तहां बांट दिए जा रहे हैं। देखिए, कालाबाजारी ऐसे समय में होना स्वाभाविक है, रोकना सरकार का दायित्व है, राज्य सरकारों का। आपने देखा होगा विरोधी दल के नेताओं के घरों पर 500 हजार सिलेंडर मिल रहे हैं और वही बाजार में चिल्ला रहे हैं कि सिलेंडर की कमी है। ईमानदारी से देश का प्रतिपक्ष इस क्रूशल माहौल में जो संजीदगी से व्यवहार करना चाहिए उसकी जगह अराजकता कायम करने का काम कर रहा है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। क्या ये छोटी बात है कि इस प्रकार के महायुद्ध में हार्मुज से हमारे टैंकर से कुशल यहाँ निकल रहे हैं जहाज, और यहाँ पर हमारे को एलपीजी लिक्विड प्राप्त हो रही है। ये तिरंगे की ताकत का कमाल नहीं है क्या? ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन के युद्ध के प्रारंभ में हमारे मेडिकल स्टूडेंट को हजारों की संख्या में तिरंगे के साथ बाहर निकाला गया। आज श्री नरेंद्र मोदी की विश्व बंधु और विश्व मैत्री के व्यवहार के कारण, उनके प्रभाव के कारण आज भारत के वहाँ से जहाज निकलते हैं। उसके बाद भी यदि विपक्ष ताने मारता है तो उनको अपनी बुद्धि पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, दामोदर अग्रवाल साहब को आप सुन रहे थे, भाजपा के सांसद है, और कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं असम की राजधानी में आज बड़ा उलटफेर हो गया है। नागांव लोकसभा से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई आधिकारिक तौर पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सौकिया की मौजूदगी में बोरदोलोई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। माना जा रहा है कि प्रद्युत बोरदोलोई असम के दिसपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। Imran Masud is one of the region. I was very perturbed when he started stoking, and then he refused to sing Bande Mataram in a Congress congregation. You see, and then how can I, this kind of, patriotism is not that I am professing patriotism, but Bande Mataram has been part and parcel of the Congress culture. Every congregation, ticket.
टिकट का कोई मतलब ही नहीं है। टिकट का, हाँ मैंने बोला था, क्योंकि एक क्रिमिनल एमएलए को लोग, हाँ एक क्रिमिनल एमएलए है जिसने मेरा ऊपर अटैक करवाया, चार्जशीट दिया गया, उसका बावजूद भी इमरान मसूद जैसे लोग जाकर यहाँ पार्लियामेंट्री टॉप लीडरशिप का सामने मुझे मेरा जो एलिगेशन है उसको बकवास बोला, फेक बोला, फैब्रिकेटेड बोला, ये मेरे लिए घोर अपमान है। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। देखिए साफ तौर पे इमरान मसूद पे आरोप लगाया है कि किस तरह से इमरान मसूद जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं उन पे आरोप लगाया है और कहा है कि किस तरह से उनको इंसल्ट किया गया कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कानिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है जब असम में राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में नवज्योति तालुकदार ने पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं इसी मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने नवज्योति तालुकदार से खास बातचीत की, सुनिए। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सर, क्या कारण है कि आप लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं? कांग्रेस में अभी ऐसा लीडर है जो भारतवर्ष का स्वाधीनता संग्रामी भगत सिंह को पैलेस्टाइनी ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन हमास का साथ जुड़ा के बात करते हैं। वो वंदे मातरम गाना नहीं चाहता है। ऐसा आदमी अगर कांग्रेस में रहते हैं और वो आदमी असम में जाकर काम करना चाहते तो ये असम के लिए अच्छा सी बात नहीं है और इसीलिए हम लोग ये पार्टी का साथ जुड़ा के काम करना नहीं चाहता हो। लेकिन लगातार कांग्रेस के कई नेता बोल रहे हैं कि आप लोगों का एक लंबे समय तक कांग्रेस में साथ दिया, कांग्रेस सब कुछ दिया, अब अंतिम दौर में आप लोग कांग्रेस को ठग कर जो है बीजेपी का साथ दे रहे हैं। देखिए 1990 जब मैं NSU में था उसका बाद कांग्रेस किया, अभी कांग्रेस में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन कांग्रेस को हम लोग ने जो दिया हो, हम लोग को टाइम दिया हो, हम लोग कांग्रेस का साथ मिलके काम किया था देश के लिए। लेकिन अगर उस पार्टी में ऐसा आदमी आ जाता है, इमरान मसूद जो समाजवादी पार्टी से आया है, हम लोग तो कांग्रेस ही था ना, लेकिन वो कांग्रेस में आके समाजवादी पार्टी का लोग यहाँ आके वंदे मातरम भगत सिंह का खिलाफ बोलेगा तो वो कांग्रेस पार्टी के नहीं रहेगा। अगर ये कांग्रेस पार्टी पहले रहते थे ना तो महात्मा गांधी जी भी ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के चला जाता था। एक और सवाल है, क्या आपकी नाराजगी गौरव गोगोई और प्रभारी से भी है? क्योंकि लगातार कई लोगों ने बोला है कि गौरव गोगोई जब से अध्यक्ष बने हैं एक साथ पार्टी को लेके नहीं चल रहे, क्या कोई नाराजगी है? देखिए गौरव गोगोई का कुछ नहीं है। गौरव गोगोई का असम का हिस्ट्री भी पता नहीं है, असम कांग्रेस का हिस्ट्री भी पता नहीं है। आज जो गौरव गोगोई MP बने हैं ना, इसका बदौलत प्रद्युत बरदलै है। प्रद्युत बरदलै अगर तब गौरव गोगोई को पिताजी को बाई इलेक्शन में उसका इलेक्शन प्रद्युत बरदलै का असेंबली सीट छोड़ नहीं देते थे तो तरुण गोगोई असम कांग्रेस का प्रेसिडेंट ना बनते थे और असम चीफ मिनिस्टर ना बनते थे। तो असम चीफ मिनिस्टर बनने का पीछे प्रद्युत बरदलै का सपोर्ट था और असम चीफ मिनिस्टर बनने का बाद गौरव गोगोई पॉलिटिक्स में आया। अगर उसका पिताजी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते थे तो गौरव गोगोई आज का डेट में ना पॉलिटिक्स में था, रहते थे ना रहेगा। आएगी असम में, आपको उम्मीद है? कांग्रेस नहीं आएगा, कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साफ तौर पे कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि गौरव गोगोई जो है वो उनकी एक्सेप्टेंस जो है स्टेट में नहीं है। इसके अलावा जो है बड़ा बयान ये भी दिया है कि असम में कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं आने वाली। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कानिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि एक किसान की बेटी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नवनिर्मित अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति जी। साध्वी दीदी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस नई जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि एक महिला हैं आप और ऊपर से पिछड़ा वर्ग आयोग की एक जिम्मेदारी मिलना, ये कैसे देख रहे हैं जिम्मेदारी को?
देखिए, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे से एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास करते हुए इतनी बड़ी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसमें पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, उनको न्याय मिल सके। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि संवैधानिक दर्जा नहीं था। 18 माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको संवैधानिक दर्जा दिया था। मैं सबके लिए खुले, मेरे लिए दरवाजे, सबके लिए खुले दरवाजे हैं। जिसकी शिकायत होगी ज़रूर उसको न्याय मिलेगा, क्योंकि ये न्याय का फोरम है। जनता को न्याय मिलना चाहिए। उनकी कहीं भी शिकायतें हैं वो खुलेआम शिकायतें कर सकते हैं कार्य ऑफिस में आकर के। उनकी शिकायतों का निस्तारण होगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की आभारी हूँ कि एक मजदूर गांव के थोड़ा चलाने वाली बाप के बेटे को या मुझे तिवारा इतना बड़ा दायित्व दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जिम्मेदारी आती तो कुछ भार भी लेकर आती है, कुछ विश्वास होता है और उस विश्वास पर, उस जिम्मेदारी पे खरे भी उतरना पड़ता है। तो कैसे निभाएंगे आप इस जिम्मेदारी को? देखिए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी जनता के हित के लिए जो भी समाज के लोग हैं उनका कहीं कुछ हो रहा है तो उसको ज़रूर हम निर्वहन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ज़रूर हम कामयाब होंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। उन लोगों के लिए कुछ कहेंगे जो कि पिछड़ों का केवल राजनीतिक इस्तेमाल करते आए हैं, उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं हुआ, तो साध्वी जी पिछड़ों के उत्थान के लिए क्या सोचा है? अगर उनके मन में कुछ पहले से हो या अभी कुछ आगे सोचे, और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने पिछड़ों का इस्तेमाल किया? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि संवैधानिक दर्जा बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि अब मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकती आज के दिन। इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक ये ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन वो सौभाग्य, हम जब वहाँ सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे और माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में लाए, वो सौभाग्य भी हमें मिला। और आज तीसरे अध्यक्ष के रूप में मैंने पदभार ग्रहण किया है ऑफिस में जा कर के, तो मेरे लिए एक अंदर से गर्व की अनुभूति भी हो रही है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप साध्वी निरंजन ज्योति जी को सुन रहे थे और जैसा कि उन्होंने एक नई जिम्मेदारी को संभाला है और उन्होंने कहा भी है कि पिछड़े जहाँ भी पीड़ित होंगे, पिछड़ों के उत्थान की बात होगी तो वहाँ साध्वी निरंजन ज्योति उनके साथ कंधे से मिलाकर कंधा लेकर खड़ी हुई हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं न्यूज इंडिया ने सपा सांसद नारायण दास अहिरवार से खास बातचीत की। इस दौरान सपा सांसद नारायण दास अहिरवार ने कहा कि मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने दलितों के मसीहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद नारायण दास अहिरवार साहब। अहिरवार साहब, काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग जो अखिलेश जी ने उठाई, उसके बाद कल राहुल गांधी ने पीएम को पत्र लिखा, जिसके बाद से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को तब क्यों याद नहीं आई जब 2014 से पहले कांग्रेस सत्ता में थी, क्यों नहीं भारत रत्न दिया काशीराम जी को? आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है कि कांग्रेस को अपनी रिजीम में मानवर कांशीराम साहब को भारत रत्न देना चाहिए था, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो निरंतर मानवर कांशीराम साहब की तर्ज पर पीडीए चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी भाइयों को मान सम्मान मिले और मानवर कांशीराम साहब को इस देश में जो उन्होंने काम किया है, दबे कुचले लोगों को उठाने का काम किया है, उन्हें भारत रत्न निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और जब भी मोर्चा की सरकार बनेगी, मानवर कांशीराम साहब को भारत रत्न का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इस पर भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, कि दलितों पर डोरे डाल रहे हैं, बहन जी को अपने खेमे में लेना चाहते हैं, इसलिए काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग सपा ने उठाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि मानवा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने जिस तरीक़ा से पीडीए बना करके दलित शोषित समाज की बात की है, और निश्चित रूप से चाहते हैं कि इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए। और ये कोई बात नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल ये बात कहे
क्योंकि मानवर कांसीराम साहब सभी के थे। उन्होंने पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको बहुत लंबे समय से दबाया गया है, कुचला गया है, उनकी उन्होंने वकालत की थी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हीं दबे कुचले लोगों की वकालत कर रहे हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस देश के, जिनके साथ बहुत लंबे समय से अन्याय अत्याचार हुआ है, वो आज इस देश के दबे कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। धन्यवाद है। तो देखिए यहाँ पर आप समाजवादी पार्टी के सांसद नारायण दास अहिरवार साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और इस बीच आपको बता दें, यूपी के मथुरा में दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं। मामूली से विवाद पर घर में घुसकर दबंगाई करते हुए नजर आए। दरअसल रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की दबंगों ने धमकी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, दबंगों की दबंगाई से परिवार में दहशत का माहौल है। पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ये आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां दबंगों की दबंगाई साफ देखने को मिल रही है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कौशाम्बी पुलिस ने 14 मार्च को एक महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। गाजियाबाद पुलिस के आरोपियों ने विभिन्न जगहों पर कैमरे इंस्टॉल किए थे और उनकी वीडियो फुटेज पाकिस्तान को भेजी जा रही थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अभी 14 अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही देश भर के विभिन्न राज्यों और जिलों में स्लीपर सेल्स सक्रिय होने की जानकारी मिली है, जिस पर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले की जांच यूपी एटीएस की टीम कर रही है और डीआईजी एटीएस आज देर शाम गाजियाबाद पहुंचेंगे। साथ ही कई केंद्रीय एजेंसियों को भी इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि थाना क्षेत्र कौशाम्बी में हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, जैसे कि रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बलों के ठिकानों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उनके मोबाइल में, जो कि उनके द्वारा किसी को भेजे जाने का कार्य उनके द्वारा किया जा सकता है। इसी क्रम में कौशाम्बी और गाज़ियाबाद पुलिस की टीम्स के द्वारा उन लोगों को अरेस्ट करके जब जानकारी की गई थी, उनके मोबाइल को जब हम लोगों ने बरामद किया था, उसमें जो डाटा था उसको एनालाइज़ किया था, उसके बेसिस पे हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इन्हीं 6 लोगों को वर्तमान में अग्रिम पूछताछ और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई एवं जो इनपुट्स इनके द्वारा दिए गए हैं उस पर आगे कार्य करने के लिए एवं इनके मोबाइल से जो हमको जानकारी मिली है, उन्हीं पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए इन लोगों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया। गाजियाबाद थाना कौशाम्बी पुलिस ने एक इनपुट के आधार पे 6 लोगों के ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो रेलवे स्टेशनों पर, जी हां, दिल्ली से अंबाला यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर तक जाने वाले रेलवे ट्रैक पर खुफिया कैमरा लगाकर सेना की गतिविधि को रिकॉर्ड करके पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेजते थे। इस इनपुट के आधार पर गाजियाबाद पुलिस ने 6 लोगों को, जिसमें एक महिला भी शामिल, उसे गिरफ्तार किया है और सेंट्रल एजेंसीज को भी इन्वाइट कराया कि उनसे पूछताछ में अपना सहयोग करे। बताया जा रहा है आज शाम तक डीआईजी एटीएस भी गाजियाबाद पहुंचेंगे और इन अभियुक्तों से पूछताछ करेंगे। अभी देखना है कि जिस प्रकार से नाहल में 5 लोग और कौशाम्बी थाना क्षेत्र में 6 लोग मिलते हैं और उनकी जो गतिविधियां हैं पाकिस्तान से कहीं ना कहीं लिंक बताई जा रही हैं, जो सूचनाएं वह अपने आकाओं को दे रहे थे, क्या गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। न्यूज़ इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।